तो आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी के दो बिल्कुल अलग-अलग नक्शों की। एक तरफ है वेस्टर्न फिलॉसफी का वो मजबूत ताला जिसने ज्ञान की सीमाओं को तय कर दिया, और दूसरी तरफ है भारत का वो प्राचीन ज्ञान जिसने उन सीमाओं को पार करने की चाबी दी। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या ये दुनिया, ये लोग, ये सारे अनुभव उतने ही असली हैं जितने हमें लगते हैं, या फिर हम किसी गहरी हकीकत की बस एक परछाई देख रहे हैं? चलिए आज इसी गहरे सवाल की पड़ताल करते हैं। तो अपनी कहानी के पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी ने खास तौर पर जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट के जरिए इस सवाल को कैसे समझा और इसकी बाउंड्री कैसे तय की। तो चलिए बात शुरू करते हैं 18वीं सदी के फिलोसोफर इमैनुअल कांट से। साल था 1781, जब उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क पेश किया जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए रियलिटी की परिभाषा पर एक बहुत मजबूत दार्शनिक ताला लगा दिया। तो कांट का कहना था कि देखिए, रियलिटी के ना दो लेवल हैं। पहला है फिनोमिना, मतलब वो दुनिया जैसी हमें दिखती है, ये मेज, ये कुर्सी, ये आसमान, ये वो दुनिया है जिसे साइंस नाप सकता है, समझ सकता है। और फिर दूसरा लेवल है नूमिना, यानी चीज़ों का असली खालिस रूप, जो हमारी समझ और हमारी इंद्रियों से पूरी तरह आज़ाद है। और यहीं पर कांट का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। उनका निष्कर्ष ये था कि जो असली रियलिटी है, यानी न्यूमेना, वो एक ऐसा ताला है जिसे हम इंसान कभी नहीं खोल सकते। वो हमारी पहुंच से हमेशा हमेशा के लिए बाहर है, हम उसे कभी जान ही नहीं सकते। तो मतलब कांट के हिसाब से हम असली दुनिया को कभी जान ही नहीं सकते, बस उसकी परछाई ही देख सकते हैं। यहीं से उनके सिस्टम में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर बाद के फिलोसोफर्स ने उंगली उठाई। अब देखिए, इस पर दार्शनिक हेगल ने एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि सोचिए, अगर हम असली चीज यानी नोमेना को बिल्कुल भी नहीं जान सकते, तो फिर हम उसकी परछाई यानी फेनोमेना के बारे में पूरी तरह से श्योर कैसे हो सकते हैं? अगर किसी परछाई का सोर्स ही पूरी तरह से अनजान और एक मिस्ट्री है, तो क्या वो परछाई खुद एक पहेली नहीं बन जाती? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हम कह रहे हैं कि हमें ताले के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन हम उस पर पड़ रही रोशनी को पूरी तरह से समझते हैं। ये एक लॉजिकल प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर कांट हमें एक ऐसे कमरे में बंद कर देते हैं जिसकी चाबी हमेशा के लिए खो गई है। उनकी फिलॉसफी हमारे ज्ञान की जेल की दीवारों का एक बहुत सटीक और सुंदर नक्शा तो है, पर उस जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बताती। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। चलिए दुनिया के दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं, जहाँ के फिलोसोफर्स ने कांट से हजारों साल पहले ही इस ताले की सिर्फ एक नहीं बल्कि कई चाबियां तैयार कर ली थीं। जरा एक पल के लिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सबसे ऊपर देखिए, 800 ईसा पूर्व उपनिषदों में रियलिटी और दिखावे के बीच फर्क किया जा रहा है। फिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य इसे एक पूरा सिस्टमैटिक रूप देते हैं। और फिर देखिए, लगभग 1000 साल बाद 1781 में कैंट अपनी किताब पब्लिश करते हैं। ये जो इतना बड़ा टाइम गैप है ना, ये अपने आप में दिखाता है कि जब पश्चिम में इन सवालों की नींव रखी जा रही थी, तब तक भारत में इन पर सदियों से बहुत गहरा चिंतन हो चुका था। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जहां कांट ने रियलिटी के 2 लेवल बताए, वहीं अद्वैत वेदांत ने रियलिटी का एक कहीं ज्यादा डिटेल्ड 3 लेवल का फ्रेमवर्क पेश किया। इसे कहते हैं सत्तात्रय, यानी 3 सत्ताओं का सिद्धांत। ये 3 स्तर हैं, प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। चलिए अगले कुछ स्लाइड्स में इन्हें एक एक करके और आसानी से समझते हैं। पहला लेवल है प्रातिभासिक सत्ता, यानी पर्सनल या भ्रामक रियलिटी। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कि अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। जब तक वो भ्रम है, डर बिल्कुल असली है, दिल की धड़कनें असली हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है, सांप का सच बाधित हो जाता है, यानी गलत साबित हो जाता है। हमारे सपने भी इसी लेवल पर आते हैं, जो जागते ही झूठे साबित हो जाते हैं। दूसरा लेवल है व्यवहारिक सत्ता। ये हमारी सबकी कॉमन रोजमर्रा की दुनिया है। साइंस के नियम, सामाजिक रिश्ते, पैसों का लेन देन, ये रस्सी सांप वाले एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा रियल और स्टेबल है। लेकिन अद्वैत वेदांत इसे मिथ्या कहता है। अब मिथ्या का मतलब ये नहीं कि ये झूठा है, इसका मतलब है कि ये प्रैक्टिकल लेवल पर तो सच है, लेकिन ये अल्टीमेट ट्रूथ, परम सत्य नहीं है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी लेवल, पारमार्थिक सत्ता, मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी। यही ब्रह्म है, एकमात्र, इंडिपेंडेंट और अल्टीमेट सच। इसे सतचित आनंद
यानी अस्तित्व चेतना आनंद कहा गया है। बाकी दोनों लेवल यानी सपने की दुनिया और हमारी रोजमर्रा की दुनिया इसी परम सत्य पर ठीक वैसे ही टिके हैं जैसे रस्सी के ऊपर सांप का भ्रम टिका होता है। अब हम इस पूरी तुलना के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, मकसद और पहुंच का फर्क। यहीं पर दोनों फिलॉसफीज में जमीन आसमान का अंतर एकदम साफ हो जाता है। और ये स्लाइड फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां कांट का नोमेना हमेशा के लिए अननोएबल है, एक ऐसी दीवार जिसे हम पार नहीं कर सकते, वहीं अद्वैत का ब्रह्मा एक ऐसा लक्ष्य है जिसे सीधे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मतलब एक फिलॉसफी ताला लगाती है तो दूसरी दरवाजा खोलती है। तो भारतीय दर्शन ये दरवाजा खोलता कैसे है? इसका जवाब है अपरोक्षानुभूति के जरिए। ये कोई बाहर से मिलने वाला किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट इंटरनल रियलाइजेशन है, खुद का अनुभव। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि ब्रह्म क्या है, बल्कि ये अनुभव करना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब ये जो टेबल है, ये पूरी बात को एक साथ हमारे सामने रख देती है। चलिए देखते हैं। लेवल्स के मामले में कांट के 2 के मुकाबले भारतीय दर्शन में 3 या उससे ज्यादा हैं, जो कि एक ज्यादा बारीक एनालिसिस है। अब सबसे जरूरी लाइन पर आते हैं, पहुंच। कांट के लिए ये अज्ञेय है, भारतीय दर्शन के लिए अनुभव करने योग्य। और आखिर में उद्देश्य देखिए। कांट की फिलॉसफी ज्ञान की सीमाएं बताती है, जबकि भारतीय दर्शन का लक्ष्य दुखों से आजादी पाना है। यहाँ पर ज्ञान सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं, बल्कि मुक्ति का रास्ता है। तो ये सारी बातें सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं है। इस फिलॉसफिकल हिस्ट्री को समझना आज के समय में भी बहुत जरूरी है। अक्सर होता यह है कि वेस्टर्न एजुकेशन में कांट के आइडियाज को ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये सब पहली बार सोचा गया हो। ये जो यूरोसेंट्रिक नजरिया है, ये भारत की हजारों साल पुरानी और कई ज्यादा विकसित बौद्धिक परंपरा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। इस हिस्टोरिकल फैक्ट को समझना सिर्फ रिकॉर्ड को सही करना नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के फिलॉसफिकल डायलॉग को और ज्यादा गहरा और बेहतर बनाता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जहां एक फिलॉसफिकल सिस्टम ने हमारी सोच की दीवारों को बड़ी सटीकता से नापा, वहीं दूसरी ने उन दीवारों में दरवाजे बनाने और उन्हें खोलने की कला सिखाई। तो आखिरी सवाल यही है कि फिलॉसफी का असली काम क्या है? हमारे ज्ञान की जेल की दीवारों का नक्शा बनाना, या हमें उन दीवारों के पार जाने के दरवाजे दिखाना?